हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब तक हमने बेसिक थ्योरी और बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज की क्लास हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ लेवल 2 टॉपिक्स की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो ये जो कंटेंट है ये मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, तो वो भी ये देख सकते हैं, बट इट इज ऑप्शनल फॉर देम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया आज हम क्या करने वाले हैं। हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने अभी तक? चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की यूनिट्स, ways to acquire charge, Coulomb's law in vector form, electric field intensity due to various configurations, electric potential energy, electric field lines, electric potential, relation between E and V, electric dipole, dipole as a host, dipole as a guest, flux, गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ये सब हम कर चुके हैं। तो वो सारे वीडियोस आपके देखे हुए होने पड़ेंगे, तभी आज की क्लास का कोई आपके लिए सेंस बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप वो सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, वो सारे वीडियोस देख चुके हैं, तो अब आप आज की क्लास देखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, हेडिंग डाल लीजिए। एक एक करके हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं, कुछ पोटेंशियल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। हेडिंग डाल लीजिए। अगर आपने ये टॉपिक पहले एक वीडियो में देख रखा है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ये एक वार्म अप की तरह मान लीजिए, कैसे हम लोग ने डिराइव की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की एट एन एक्सियल पॉइंट। तो आप बोलोगे सर क्योंकि अभी हम कूलम्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? एक पॉइंट एलिमेंट। क्या कहेंगे उसको? डी क्यू। अगर हम पूरे रिंग के चार्ज को क्यू कह रहे हैं, तो पॉइंट एलिमेंट के चार्ज को हम क्या कहेंगे? डी क्यू। अच्छा, इस डी क्यू की वजह से जो फील्ड आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डीई। क्योंकि ये स्मॉल चार्ज की फील्ड है तो इसे डीई कहेंगे। ऐसी ही एक एलिमेंट इधर भी है और उसकी फील्ड डीई इधर होगी। सबको समझ में आना चाहिए ये बात। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होंगे। अच्छा, अब अगर आप समझ रहे हो कि मैंने दो एलिमेंट्स क्यों लिए, तो आपको पता होना चाहिए ताकि मैं ये जज कर सकूं कि कौन से कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐड होंगे और कौन से कैंसिल आउट होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूं। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है डीई कॉस थीटा, वो तो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। और डीई साइन थीटा जो है वो आ जाएंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और वो आ जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहां पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट तो एक्सिस के क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ऐड होते चलेंगे सबके लिए? कॉस थीटा वाले। तो हम क्या कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगी इंटीग्रेशन से, पर किसका इंटीग्रेशन करना होगा? सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा का। किसका इंटीग्रेशन करना होगा? डीई कॉस थीटा का। अच्छा, मान लेते हैं ये पॉइंट डिस्टेंस एक्स पे है एक्सिस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इतनी मैथ्स आप लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट एलिमेंट की जो फील्ड है आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे आप? कूलम्स लॉ से लिखेंगे। क्या होती है पॉइंट चार्ज की फील्ड? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत आराम से बता रहा हूं, एक वार्म अप है फिर हम आज की क्लास को और डिटेल में ले जाएंगे। अच्छा, अब dq की जगह क्या लिख सकता हूं? चलो dq को dq ही रहने दो, बताता हूं क्यों। और cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो बेस क्या है हमारा? x, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? r। किसको बोला है मैंने डिस्टेंस r स्टूडेंट्स? ये एलिमेंट जो डिस्टेंस बना रहा है, तो ये एलिमेंट कौन सा है? तो आप सोचो, अगर ये एक रिंग है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे इस एक्सिस के पॉइंट से, तो ये बन जाएगा एक कोन। तो ये एक तरीके से कोन की स्लांट हाइट हो गई स्टूडेंट्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बोलो जल्दी से? तो के एक्स बाय आर क्यूब मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेता हूं। क्यों भाई? क्यों इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया एक्स? क्योंकि
x एक कांस्टेंट डिस्टेंस है जो रिंग का सेंटर से इस पॉइंट का है। कोई सा भी एलिमेंट हो उससे x बदलने वाला नहीं है, ना ही ये वाला डिस्टेंस बदलने वाला है, क्योंकि ये एक्सिस है तो सबका डिस्टेंस सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है सर, फिर तो बहुत इजी हो गई कहानी। क्यों? क्योंकि dq का इंटीग्रेशन तो अब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे q। आज हम लोग देखो फिजिक्स का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उसमें थोड़ा मैथ्स का तड़का जोड़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो बोलो के एक्स और ये डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू और नीचे हो गया आर क्यूब। अब आप आर को रिप्लेस कर दो इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था और फिर उसका क्यूब हो गया, यानी क्यूब हो गया रूट का, रूट मतलब पावर हाफ, इसलिए पावर क्या आ गई, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से एक्सिस पे। और अगर आप इसी का स्पेशल केस ले लो, क्या स्पेशल केस ले लो, कि यदि हम x को क्या पुट कर देते हैं, बोलिए 0, तो हम कहां आ जाएंगे, रिंग के सेंटर पे। और सेंटर पे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, आंसर है 0। आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिंग के सेंटर पे ही आ गए तो सुपर पोजिशन से तो सारे पॉइंट्स की फील्ड वैसे भी क्या हो जाने वाली है, बोलो कैंसिल आउट हो जाने वाली है ना, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अच्छा, अगर x बहुत बड़ा हो a से, यानी हम बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए? तो उस केस में होगा, अगर हम x को क्या पुट कर दें, बहुत बड़ा a से, तो हम a को इग्नोर कर सकते हैं यहां, और उस केस में ये x स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पर आज की क्लास के लिए डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए मेरे को ये 5-10 मिनट लेके रिवाइज करवाना था। ठीक है, और फिर आपको याद होगा कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी ही हो जाए तो E फाइनली किसको टेंड करेगी, 0 को। यानी अगर हम बहुत दूर चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, 0। और फिर अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ बनाया था E वर्सेस x का, इसका ग्राफ बनाया था स्टूडेंट्स, E वर्सेस x। कैसा ग्राफ बनेगा, सोच लो कि x 0 है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और x इंफिनिटी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और फिर क्या बात हुई थी कि पर्टिकुलर x पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, मैक्सिमा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमा। और वो मैक्सिमा कहां आएगा, तो आप बोलोगे जहां पे dE/dx क्या हो जाएगा, 0। dE/dx क्या हो जाएगा, यानी इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा की थीम में हम देख चुके हैं कि जहां पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है वहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, +-a/√2। क्या आएगी x की वैल्यू, +-a/√2। तो x इज इक्वल्स टू a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इजी है, क्विकली रिकैप हो गया कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव की थी रिंग की, पॉइंट एलिमेंट लिया फिर इंटीग्रेट किया, और कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप सोच सकते हो ये सारे स्टेप्स। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा जल्दी से कॉपी करिए। फिर मैं बात करना चाहूंगा इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो अगर हमने बात कर ली किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अब हमें किसकी बात करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फटाफट से लिख डालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं फिर से वही बात कर लेता हूं कि ये अगर एक रिंग है, मान लीजिए इस पे कितना चार्ज है, Q, और अब हमें क्या पता करना है इस बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो स्टूडेंट्स वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें बस एनर्जी पर यूनिट चार्ज पता करनी है। तो वही dq लेंगे तो उसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, वही डिस्टेंस ये a है तो ये पोटेंशियल होगा dv, और वो dv किसके बराबर होगा, k dq अपॉन r। किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, k dq अपॉन r। r क्या है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, जो कि अभी अभी हमने पता कर लिया था कितना होगा, √(k
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है क्या? अब v निकालने के लिए आप सीधे सीधे क्या कर दो, dv को इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे ही आप dv को इंटीग्रेट करोगे फिर से वही बात हो जाएगी, k और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, अंदर किसका इंटीग्रेशन बच गया, खाली dq का, जो कि क्या हो जाएगा q। तो यानी आंसर क्या आ गया, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या कोई ऑल्टरनेट मेथड हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या हो सकता था कि अगर आपने ई निकाल ही लिया है तो क्यों ना वी निकालने के लिए ई को क्या कर दिया जाए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट ई डॉट डी आर। पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस खाली उसके अलोंग ही आएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ई क्या है, ई है के क्यू अपॉन के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ कि ना स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ लिया। और v की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इंफिनिटी से लेके लेट्स से x तक। तो ये इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। तो जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा वो अभी बिल्कुल भी इसका स्ट्रेस ना लें, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो ये वैसे भी बच्चों का खेल है, इजीली वो कर लेंगे, है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर अगर फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, इसमें हम ऐसा कुछ करते हैं कि लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ हम अजम्पशन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहां से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे टी को, है ना, टी स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब मैं टी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये चेन रूल के मुताबिक क्या आएगा, 2t dt बाई डी एक्स। ए तो कांस्टेंट है, एक्स बदल रहा है ना भाई, आप इंफिनिटी से आ रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हो, एक्स इस बार वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, बोलो 2x। तो यानी x dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, t dt। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने ये किया तो अब आप क्या कर सकते हो, v को क्या लिख सकते हो, माइनस के क्यू तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और x dx की जगह आपने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, t dt। x dx की जगह क्या लिख दिया, t dt। अभी थोड़ा मैथ्स वाला फील है अब इस बचे हुए डेरिवेशन में, ऐसे तो हो ही गया, पर फिर भी एक बार, है ना, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही था कि यार e निकाल लेते हैं तो v निकालना e और v के रिलेशन से भी हो सकता है ना। तो t dt, अब बोलो क्या होगा, k q t dt, और यहां पे क्या बचा, t की पावर, भाई ये t स्क्वायर ले लिया था अपन ने, तो t स्क्वायर ले लिया था तो पावर 3/2 था, तो यहां क्या बच गया, t क्यूब, यानी यहां किसका इंटीग्रेशन बच गया, t स्क्वायर का। ठीक है, तो जैसे ये इंटीग्रेशन तो आपका जाना पहचाना ही है, ये आ जाएगा -1/t। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम कई बार कर चुके, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, -1/x। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और लास्ट में t की वैल्यू फिर से क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, सर लिमिट जाएगी इंफिनिटी से लेके x तक, तो लोअर लिमिट तो जीरो हो जाएगी एज यूजुअल, क्योंकि x इनफाइनाइट डालते ही टर्म जीरो हो जाएगी, और अपर लिमिट x है, तो आंसर क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको क्या बता दिया, पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। ये तरीका ज्यादा आसान है एनी डे, पर मैं चाहता हूं आप ये भी सीखें। उसका क्या रीजन है, क्वेश्चन करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जरूर एक एज देगा। कई बार हम सोचते हैं अरे सर सिर्फ फॉर्मूला ही बता दो, क्या मतलब है इस डेरिवेशन का, ये डेरिवेशंस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ लिया, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फिर से रिवाइज कर लिया। हालांकि फील्ड तो हमने पहले भी देखी थी, पर आज का वार्म अप था वो एक तरीके से। फटाफट से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम समझ गए हैं रिंग का पूरा खेल, तो अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो डिस्क को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स जो अप्रोच हमें लेनी होगी वो ये लेनी होगी कि हम कोई भी आर रेडियस पे एक पतली सी
रिंग ले लेंगे, क्योंकि रिंग वाली मेहनत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या मेहनत कर चुके हैं कि भाई आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की मैंने रिंग ले ली, और अगर ये आर रेडियस की रिंग है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्स डिस्टेंस पे वो मैं लिखने जा रहा हूं। यानी मैं रिंग के जरिए पूरी डिस्क को कवर करूंगा। सर कैसे करोगे? छोटी से छोटी रिंग को बड़ा करते जाऊंगा, बड़ा करते जाऊंगा, और फाइनली पूरी डिस्क को कवर कर लूंगा। तो E ड्यू टू, ऐसे लिख दूं, E ड्यू टू रिंग एलिमेंट। समझना बच्चों, इजीली बात समझ में आनी चाहिए। क्या होगी DE, वो क्या होगी? तो आप बोलोगे सर रिंग का क्या था फॉर्मूला? KDQ है ना, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या यही होगी स्टूडेंट्स? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग एलिमेंट की वजह से x डिस्टेंस पे यही होगी? ये रिंग a रेडियस की नहीं है, ये रिंग r रेडियस की है। a रेडियस तो पूरी डिस्क का है, तो जो रिंग का फॉर्मूला था उसमें a की जगह मैंने r ले लिया, क्योंकि इस रिंग का रेडियस r है। अच्छा, क्योंकि ये डिस्क है तो अब मैं यहां पे क्या डिफाइन करूंगा स्टूडेंट्स? सिग्मा, जैसा आप जानते हो। अच्छा, अब बोलो सिग्मा अगर अब आपको पता है तो सिग्मा क्या होगा? Q अपॉन पाई ए स्क्वायर। बोलो सही है क्या? सिग्मा क्या होगा? Q अपॉन पाई ए स्क्वायर। अगर आपको कभी सिग्मा के टर्म्स में आंसर देना हो या Q, तो ये आपस का इनका रिश्ता है, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इस पार्ट का एरिया क्या होगा इस रिंग एलिमेंट का? तो आप समझते हो बखूबी, इस रिंग एलिमेंट पे कट लगाओगे तो ये एक रेक्टेंगल की स्ट्रिप बन जाएगी, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, जिसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। क्यों 2 पाई आर इंटू डी आर? क्योंकि 2 पाई आर तो इसकी लेंथ हो जाएगी और इसकी थिकनेस डी आर हो जाएगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं डी क्यू को लिखूंगा स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज सिग्मा इंटू डी ए, तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो ये नीट के लिए भी रेलेवेंट हो जाता है। कई बार लगता है ना नीट का तो पेपर इस बार ऐसा आया कि ये बोलना ही गलत है कि यार नीट के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। मेरे को तो लगता है जेई मेन से तो कई ऊपर लेवल नीट का था, तो नीट वाले बच्चों को भी ये देख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, और डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम भी पहुंच जाएंगे वहां। डी क्यू की जगह क्या लिख दें? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स? नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सब कुछ सही चल रहा है, एक्स यहां पे कांस्टेंट है, फिर से वही तरकीब अपनानी होगी और लिखना होगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लेते हैं टी स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डीई किसके बराबर हो गया? 2 पाई के सिग्मा, है ना, देख लेना, 2 पाई के सिग्मा एक्स, और यहां बच गया आर डी आर। ठीक है, या आर डी आर की जगह सीधे ही अब तो अब आप समझते हो टी डी टी किसके बराबर हो गया? आर डी आर, है ना, टी डी टी किसके बराबर हो गया? आर डी आर। ये कौन सी टेक्निक है जो मैंने अभी अभी यूज की थी, है ना? तो टी डी टी की जगह क्या लिख सकता हूं? आर डी आर। इस बार एक्स कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहां क्या करता हूं? आर डी आर की जगह, देख रहे हो ना बच्चों, आर डी आर की जगह सीधे क्या लिख देता हूं? टी डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा सिमिलरली? टी क्यूब, और फिर दोनों साइड क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट। क्यों कर देता हूं इंटीग्रेट? क्योंकि मेरे को ई पता करना है ना। क्या पता करना है स्टूडेंट्स? ई। तो मैंने क्या कर दिया? डीई को इंटीग्रेट कर दिया। अरे सर सीधे क्यों इंटीग्रेट कर दिया? अरे भाई कोई सी भी रिंग हो, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे है? राइट साइड पे है। सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे? राइट एक्सिस के अलोंग। तो सारी रिंग्स की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ही है तो सब सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएगी ना। तो बोलो यहां से इंटीग्रेशन करके क्या आया? बोलो इंटीग्रेशन करके क्या आया? 2 पाई के सिग्मा, 2 पाई के सिग्मा एक्स, है ना, और यहां किसका इंटीग्रेशन बच गया? वही 1 अपॉन टी स्क्वायर का। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? पता ही है आपको, तो बोलो -1 अपॉन टी। तो ये इंटीग्रेशन भी मैंने कर दिया। अब क्या बच रहा है? टी की वैल्यू को वापस से पुट कर दूं। क्या पुट कर दूं टी की वैल्यू को? 2 पाई के सिग्मा एक्स। बिल्कुल मत डरना अगर आप सारे मैथ्स के स्टेप नहीं समझ पा रहे,
इट इज जस्ट अबाउट गेटिंग एन आइडिया कि यार ये हुआ कैसे, नॉट दैट कि हमको अभी पूरी मैथ कॉम्प्रिहेंड करनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो हम धीरे धीरे मैथ में सीख ही लेंगे। और बायो स्टूडेंट्स तो बस थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखें, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि उनको अप्रोच का आइडिया होना चाहिए, फिर एंड रिजल्ट से मतलब है। तो चलो क्या आ गया, टी की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर अब लिमिट्स क्या आएगी, तो भाई सबसे छोटी रिंग कितने रेडियस की होगी, सर 0 रेडियस की होगी, और सबसे बड़ी रिंग सर a रेडियस की होगी। तो हमारी जो लिमिट्स है r की वो 0 से शुरू होते हुए a तक जाएगी, तो हम रिंग को पूरे यूज करते 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 पूरी डिस्क को कवर कर लेंगे। यानी मैंने रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर ली डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 पाई के सिग्मा एक्स। अब वही माइनस साइन है ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देता हूं, यानी r की जगह 0 डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, x बच जाएगा, और r की जगह a डाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस x को अंदर भेज दूं और k को लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। x को अंदर भेज दो तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। ठीक है, कैसा एक्सप्रेशन है ये, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे जैसे आप क्लोज आते जा रहे हो, क्लोज आते जा रहे हो, क्लोज आते जा रहे हो, यानी x बहुत 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 छोटा है a से, तो सर आप तो बहुत क्लोज आ गए, तब तो ये डिस्क तो बहुत बड़ी लगेगी, इनफाइनाइट लगेगी। तो फिर ये ऐसा लगने लगेगा आपको कि ये क्या हो गई, बोलो, इनफाइनाइट शीट हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट शीट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, सर एक्स बहुत छोटा है तो इस टर्म को इग्नोर कर दो ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया इसके मुकाबले। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो क्या आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या आप कुछ ऐसा इमेजिन कर नहीं रहे थे कि इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो होती है। तो कहां से बात शुरू हुई, फिर से समझते हैं कि अगर हमें डिस्क की फील्ड निकालनी थी तो हमने पहले रिंग की फील्ड निकाल ली, उस पे एक रिंग एलिमेंट लिया, उसकी वजह से फील्ड लिखी, और फिर उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ज्यादा मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, फोकस रखते हुए समझ सको। बस यहां पे वही वाली बात है कि मैंने एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म को मुझे इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको टी स्क्वायर अज्यूम कर लिया, उससे मेरी लाइफ इजी हो गई, क्योंकि आर डी आर की जगह मैंने टी डी टी लिख दिया। ये मैंने आपको जस्ट पहले सिखाया ही था, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो गया। ठीक है, तो मोर देन एनीथिंग यू हैव टू मेमोराइज द एंड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क having surface charge density sigma is given by sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root of a square plus x square. Anytime you can replace sigma by q by pi a square. Right students, let's do the potential after this. Copy this down, then we move forward. Right students, now let's calculate the electric potential. तो आप बोलोगे सर अब तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपने अभी अभी हमें सिखाई दिया कि V निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर करना होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली x के अलोंग है जो कि है, तो वो EX dx हो जाएगा। अब E क्या था स्टूडेंट्स, वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यहां dx लिख देता हूं, आप समझ रहे हो। और अब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने लायक हो गया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर फेंक दो, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर फेंक दो, अंदर किसका इंटीग्रेशन बच जाएगा, 1 का। 1 का इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे x हो ही जाएगा, पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक बार के लिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से अब ये वाला इंटीग्रेशन हमें करना है, तरीका फिर से वही है कि हम अज्यूम कर लेंगे लेट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे में हम लोग टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, टी डी टी की वैल्यू को किसके इक्वेट कर देंगे, x dx।
तो यहाँ पे जो x dx की टर्म है उसकी जगह हम लिख देंगे t dt और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे t। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आराम से सोच लो, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसका इंटीग्रेशन बच रहा है बोलिए, dx का इंटीग्रेशन बने रहने दीजिए अभी के लिए, और ये क्या हो गया बोलो, अच्छा x dx को हटा के क्या लिख देता हूं t dt, और यहां क्या लिख देता हूं बोलो, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर है और फिर उसका रूट है। तो आप खुद सोचते रहो अब क्या हुआ है, खुद मैथ्स करो। तो t से t क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल, तो v क्या आ गया, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां तो आ गया x और यहां आ गया t। अब सवाल ये उठता है सर t क्या है, तो t है अपना रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो v क्या आ गया, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x माइनस, अच्छा ये लिमिट क्योंकि इंफिनिटी से x ही जा रही है ना, ये भी इंफिनिटी से फिर x ही जाएगी जब अपन t को x के टर्म्स में लिख देंगे। तो अभी मैंने लिमिट्स x की लिख दी, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए पर ठीक है। तो t को हम क्या लिख देंगे लास्ट में बोलो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमने माना था। अब माइनस अंदर भेज देंगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या आ गया, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिंग का अपन ने ई और वी पता किया, अब डिस्क का अपन ने ई और वी पता करेंगे, एक रॉड का और ई और वी आज की क्लास में पता कर लेंगे। तो आज की क्लास स्पेसिफिकली फिर किस बारे में हो जाएगी, 3 बेसिक शेप्स के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे हेमिस्फेयर की पता कर लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे हम वहां भी पहुंच जाएंगे। अभी खूब सारी क्लासेस हम ऐसी क्वेश्चंस की ले आएंगे आपके लिए, आप फटाफट इसको कॉपी करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। आप चाहो तो इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी बोल सकते हो या इस पे चार्ज क्यू भी बोल सकते हो, पर इस बार ये फाइनाइट रॉड है। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट रॉड की तो हमने गॉस थ्योरम से की थी, अब ये है फाइनाइट रॉड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखना। अच्छा फाइनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने एक बार पहले भी पता की थी, पर वो उसके एक्सिस पे पता की थी, यानी रॉड अगर ऐसे थी तो उसी लाइन पे आगे चल रहे थे। अब हम कहां जा रहे हैं समझना, अब हम जा रहे हैं कहीं रैंडम पॉइंट पे। वो रैंडम पॉइंट कहां पड़ता है सर, वो रैंडम पॉइंट पड़ता है मान लो ए डिस्टेंस पे, कितने पे, ए डिस्टेंस पे। अच्छा तो सर वो रैंडम पॉइंट है, इसका मतलब वो दोनों एंड्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है क्या, अरे दिख रहा है क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक, बिल्कुल नहीं है। मान लो एक तरफ वो एंगल बना रहा है θ1 तो दूसरी तरफ एंगल बना रहा है θ2, ठीक है। तो एक तरफ एंगल θ1 है, एक तरफ एंगल θ2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अप्रोच क्या होने वाली है सर, अप्रोच तो वही होगी, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। अच्छा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सर डीई होगी। अच्छा वो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले एंगल को मैं क्या बोल देता हूं, फाई, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली उसका काउंटर पार्ट क्या हो गया, लेट्स से थीटा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस डीई के कंपोनेंट्स लेने जा रहा हूं। क्या है सर डीई के कंपोनेंट्स, तो ये फाई है तो ये भी फाई है, तो ये हो गया हमारा डीई कॉस फाई। ये देखो मैथ्स की क्लास है आज की, फिजिक्स की है ही नहीं। और ये क्या हो गया, डीई साइन फाई। तो आप बोलोगे सर ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे ना, अरे हो जाते अगर ये पॉइंट एकदम सिमेट्रिक होता, यानी जितनी रॉड ऊपर होती उतनी रॉड नीचे होती, तो फिर ये वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं। पर अभी मैंने इंटेंशनली पॉइंट ऐसा लिया है कि ये वाले सारे कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट्स ऊपर हैं उससे थोड़े कम ही एलिमेंट्स नीचे आ पाएंगे, क्योंकि यहां रॉड कम है यहां रॉड ज्यादा है। समझ गए आप मेरी बात को, यानी इस बार दोनों कंपोनेंट्स आएंगे। तो एक एक करके अपन दोनों पता कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं, टू फाइंड ई परपेंडिकुलर, यानी ये वाला कंपोनेंट। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। अच्छा डीई क्या होगा सर, वो तो हमें बहुत बार अब लिख चुके, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया कॉस फाई। सब कुछ सही चल रहा था, इस बार प्रॉब्लम आ गई इंटीग्रेशन में, क्योंकि टर्म्स बाहर ही आने को तैयार नहीं है, बस एक के बाहर आ जाएगा, फाई बाहर नहीं आ सकता, हर एलिमेंट के लिए फाई की वैल्यू अलग है।
आर जो डिस्टेंस है एलिमेंट का यहां से, वो भी हर एलिमेंट के लिए अलग है। सर ये तो बहुत दिक्कत हो गई, आर अलग है, फाई अलग है, डी क्यू अलग है, सब अलग है, तो क्या करेंगे फिर हम? तो हम एक काम करते हैं, सबको फाई के टर्म्स में लिख लेते हैं। किसके टर्म्स में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स? फाई के टर्म्स में। अच्छा, तो फाई के टर्म्स में लिखो। चलो फाई के टर्म्स में यदि आप इसको लिखते हो, मेरी बात तसल्ली से सुनना, तो कैसे लिखोगे? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए और आर का काम करते हैं। तो ए और आर रिलेटेड है कॉस फाई से, आराम से सोच लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस फाई होता है। तो सर आर को आप क्या लिखने वाले हो? आर को मैं लिखने वाला हूं ए सेक फाई, क्योंकि ए अपॉन कॉस फाई है ना स्टूडेंट्स, क्या है? ए अपॉन कॉस फाई, तो फिर उसको ए सेक फाई लिख दिया। अच्छा सर ये एलिमेंट आपने कहां लिया? ये एलिमेंट मान लो मैंने y डिस्टेंस पे लिया, इसका जो प्रोजेक्शन है ना सामने वाला पॉइंट, उससे y डिस्टेंस पे मैंने एलिमेंट लिया। अच्छा कितनी थिकनेस का लिया? तो मैंने dy थिकनेस का लिया। तो dq को आप क्या लिखने वाले हो? dq को मैं लैम्डा इंटू dy लिखने वाला हूं, क्योंकि लैम्डा का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dy लेंथ पे जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया? लैम्डा इंटू dy। अच्छा लैम्डा इंटू dy अगर अपना चार्ज हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो dy को फाई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? वो तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि y बाय ए क्या है स्टूडेंट्स? tan फाई। भाई y बाय ए क्या है? tan फाई। तो dy या y इज इक्वल्स टू क्या है? a tan फाई। तो dy बाय डी फाई क्या होगा स्टूडेंट्स? dy बाय डी फाई, तो आंसर होगा a sec स्क्वायर फाई। क्या होगा? a sec स्क्वायर फाई। तो dy का भी काम तमाम हो गया और उसकी वैल्यू आ गई a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये रहा मेरे, होता है ना मेरी साइड डिश तैयार होती जा रही है कि भाई आर की वैल्यू को मैंने फाई के टर्म्स में लिख दिया, dy की वैल्यू को मैंने फाई के टर्म्स में लिख दिया। अब ये सारी साइड डिश तैयार हो गई, तो चलो मेन डिश में इसको पुट कर देते हैं। तो मेन डिश में इसको पुट करें तो ये क्या आ रहा है? के कॉस फाई, आर स्क्वायर को लिख देता हूं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और डी क्यू को लिख देता हूं लैम्डा इंटू डी वाई, और क्योंकि डी वाई की वैल्यू क्या है? ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई की तो टर्म कैंसिल ही हो गई, के लैम्डा और ए बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर बच गया सिर्फ कॉस फाई का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन बच गया स्टूडेंट्स? कॉस फाई। अच्छा कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? सोच लो जल्दी से, आंसर होगा साइन फाई, है ना? गड़बड़ मत कर देना, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन होता तो माइनस साइन फाई होता, इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई। अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं लिमिट्स पुट करने वाला हूं। क्या है लिमिट्स बोलो? तो आप बोलोगे सर लिमिट्स है फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के लिए फाई की वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट। अच्छा तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मान लेते हैं कितने एंगल पे आ रहे हैं? फाई वन। कितने एंगल पे आ रहे हैं? फाई वन। और लास्ट एलिमेंट जो है वो मान लेते हैं कितने एंगल पे आ रहे हैं? फाई टू। ठीक है, फाई वन और फाई टू, पर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, समझ लो ना? एक मतलब कोई भी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो लिमिट पुट करते समय होशियारी से हम लिखेंगे माइनस फाई वन से प्लस फाई टू। जल्दबाजी में फाई वन से फाई टू मत लिख देना, क्या लिखोगे? माइनस फाई वन से प्लस फाई टू। अब तो अपर लिमिट हो जाएगी साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? के लेमडा बाय ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। ये क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। कौन सा कंपोनेंट आ गया स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर, यानी रॉड का जो डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर। अब आप चाहो तो इसको फाई के टर्म्स में भी याद रख सकते हो, पर अगर आपको शुरू में क्वेश्चन में थीटा गिवन थे, यानी जो एंगल रॉड पे बन रहे हैं, तो इतना तो आप खुद समझदार हो कि फाई और थीटा एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहां मैं एक काम करता हूं, अब इसको मैं वही लिख देता हूं जैसे ये है, यानी कि क्या लिख देता हूं इसको? अगर मैंने इसको फाई वन माना है तो इसको थीटा वन बोल देता हूं और इसको थीटा टू बोल देता हूं। ठीक है, तो थीटा वन हो गया और थीटा टू हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जब लिमिट्स डाल दी फाई के टर्म्स में तो उसको थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है,
तो यही एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। समझ गए क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ रहा है, के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। अच्छा, अब पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या बदल जाएगा? तो आप बोलोगे सर सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां इंटीग्रेशन करते समय के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका होने वाला है इस बार? साइन वाले कंपोनेंट का। किसका इंटीग्रेशन होने वाला है? साइन वाले। तो ये सारे स्टेप्स तो वही रहेंगे, बस यहां कॉस की जगह क्या आएगा? साइन। तो मैं यहां का सारा पार्ट कह देता हूं कि रिपीट होने वाला है और सीधे लिख देता हूं के लैम्डा बाय ए कॉस फाई की जगह किसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं स्टूडेंट्स? साइन फाई का। किसका इंटीग्रेशन होने वाला है? साइन फाई का, जो कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? आंसर है माइनस कॉस फाई। क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस कॉस फाई। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर वही बात है लिमिट्स की। तो लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी? वही माइनस फाई 2 से या माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस के अंदर अगर एंगल माइनस भी जाए तो वो माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, वो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस 30 भी √3/2 होता है, कॉस प्लस 30 भी √3/2 होता है, क्योंकि कॉस फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव होता है। तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस है, पर हाँ ये माइनस की वैल्यू है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय ए कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फाई के टर्म्स में लिख दिया। अब अगर इसको थीटा के टर्म्स में लिखना है तो फिर वही बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कॉस साइन में बदल जाता है, जैसा आप जानते ही हो। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या आया स्टूडेंट्स? के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। और इसीलिए अगर थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हुए तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी अगर ये पॉइंट दोनों एंड्स के अबाउट सिमेट्रिक हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और वो क्या है? के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। क्या कि अगर एक रॉड है जो कि फाइनाइट है, जिसपे कुछ भी चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए लैम्डा, तो फिर क्या होगा? ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो दो कंपोनेंट्स होंगे, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या होगा और परपेंडिकुलर। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने पैरेलल कंपोनेंट इधर क्यों लिया? अरे भाई नीचे ज्यादा एलिमेंट्स थे ऊपर से तो ऊपर ले लिया, कल को ऊपर ज्यादा होते नीचे से तो नीचे ले लेता। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने पॉइंट ऐसा माना है कि नीचे ज्यादा एलिमेंट्स है तो फिर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आया स्टूडेंट्स? इन टर्म्स ऑफ दीज टू एंगल्स, लेट्स से थीटा 2 एंड थीटा 1, क्या आया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आया के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, और पैरेलल कंपोनेंट आया के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इसमें थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो, यानी ये पॉइंट सिमेट्रिक हो, इक्वल टू लेट्स से अल्फा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाय ए इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यानी क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाय ए 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा इसमें भी, और पैरेलल तो जीरो हो ही जाएगा, खैर पैरेलल तो जीरो हो जाएगा ना अगर सिमेट्रिक है। तो इसमें भी अगर एक केस होता है इनफाइनाइट रॉड, तो आप बोलोगे सर ये केस तो हमें पता ही है, इनफाइनाइट रॉड वाला जो हमने गॉस थ्योरम से किया था। तो इनफाइनाइट रॉड का मतलब होता है कि ये पॉइंट बहुत पास में है, और उस केस में जो हमारे ये वाले एंगल्स है थीटा 1 और थीटा 2, ये ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि ये रॉड बहुत बड़ी हो गई तो ये एंगल बहुत छोटा हो गया।
उस केस में हमारी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो 2k लैम्डा बाय a इंटू कॉस 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाय a या फिर r, जो भी आप लिखना चाहें, और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। तो मोर देन एनीथिंग ये एंड रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने आज क्या पता किया, फटाफट से हमने रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता किया, फिर हमने डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता किया, और फाइनली हमने एक रॉड की भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली। क्या है पैरेलल कंपोनेंट स्टूडेंट, फटाफट से याद कर लीजिए, के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, और क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 या कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज काफी मैथ्स थी क्लास में, आई होप आप कैचअप कर पाए, वरना आप इसको खुद ट्राई करिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब थोड़े दिन यही चलेगा, हम लोग आगे नया चैप्टर या नया टॉपिक शुरू करें जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस। उससे पहले ये एक मौका है कि हम थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पाएं, तभी आगे जो है बढ़ने में मजा आएगा, वरना ऐसा लगेगा थियरी थियरी हुए जा रही है, पर क्वेश्चंस की वैरायटी इस टाइम पे कवर कर लेना जरूरी है, ताकि आप जब आप PYQs अटेम्प्ट करें तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिले। Right students, so that's all for this particular video, and I will see you very soon with more such videos on different types of numericals in electrostatics. See you soon. Bye bye. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.